अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो हमने पिछली बार मीन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे लेक्चर नंबर 1 दिया था। अब इसके और 2 लेक्चर्स आ जाएंगे और ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान है। तो इसमें सबसे जो ज़्यादा जिसमें टॉपिक्स है वो टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन है, थोड़ा लंबा है, बाकी सारा छोटा ही है। अब देखते हैं, मैंने आपको पिछली बार बोला था कि कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा जो होता है उसका जैसे हम डिस्क्रीट में निकालते हैं बिल्कुल वैसे ही करते हैं कंटिन्यूअस में भी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर आपके पास 30 to 40 आपके पास इंटरवल है, 40 to 50 इंटरवल है, ठीक है, 60 to 70 इंटरवल है, फॉर्मूला वही है 70 to 80। लेट्स सपोज 4 इंटरवल्स लेते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे FI लिखते हैं 2 3 4 लेट्स सपोज 7। हम क्या काम करते हैं, हम XI ढूंढते हैं। XI होता है मिड पॉइंट, आपका इंटरवल का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं XI। तो क्या आ जाएगा 35 45 65 75। अब बिल्कुल जैसे 3 मेथड्स थे वैसे ही इसमें भी होंगे। अब यहाँ पे XI को लेना है। देखिए आपको समेशन FI XI निकालना है, वो आप निकाल सकते हैं आप। अब आप FI और XK का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर उसका वैसे जैसे हम डायरेक्ट मेथड करते थे डिस्क्रीट का, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी करना है। इसके बाद आप आ जाओ एज्यूम्ड मीन, बिल्कुल वैसे ही आपने XI ढूंढ लिया, ठीक है, XI आपने ढूंढ लिया, वो मिड पॉइंट है, बिल्कुल वैसी ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है जैसे आप डिस्क्रीट में करते थे। उसके बाद आ जाओ आप बेटा नेक्स्ट पे, जो हमारे पास आता है स्टेप डिविएशन। बिल्कुल यहाँ पर भी स्टेप डिविएशन वैसे ही का वैसा ही यूज करना है जैसे आपने किया है डिस्क्रीट में। अब मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे, आप एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसको हम मीन निकालेंगे बाय स्टेप डिविएशन मेथड। लेट्स सपोज आपके पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा उधर से देकर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लासेस लिखेंगे, क्लासेस का मिड पॉइंट निकालेंगे। 10 तो 30 निकला, इसका 50, इसका 70, इसका 90। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद आपको बेटा क्या करना है, आप देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिविएशंस। लेट्स सपोज एज्यूम्ड मीन जो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है, लेट्स सपोज जो मैंने एज्यूम्ड मीन लिया है वो मैंने लिया है 50। तो ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे 50 है। मुझे लगा कि एज्यूम्ड मीन लेट्स सपोज यहाँ पे वो इसी में लेना होता है एक्सरसाइज में, ठीक है। मुझे लगता है ये एज्यूम खुद से करना पड़ता है। सर क्या ये जरूरी है 50 लेना? नहीं, आप कुछ भी ले सकते हो। अच्छा, तो ये आप और आंसर आपका सेम आएगा, जो भी आप एज्यूम्ड मीन लोगे आपका आंसर सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे हमने निकाला 10 - 50 बनेगा -40। इसी तरह ये सारा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर ढूंढना है। क्या है इसका कॉमन फैक्टर? 20। तो उसको डिवाइड किया तो इसका मतलब H यहाँ पे 20 आ गया। तो उसके बाद वो भी कैलकुलेट किया। अब इस UI को FI के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बनेगा -30, -1 × -18 इज -18, 0 × 21 इज 0। इसी तरह सारा। उसके बाद इसका समेशन भी कैलकुलेट किया, वो आया हमारे पास 15। और उसके बाद हमने क्या किया काम, तो उसके बाद हम आते हैं फॉर्मूला पे, सीधे हमने फॉर्मूला अप्लाई की। किसके बराबर होता है मीन? मीन होता है बराबर x बार इज इक्वल टू A प्लस H। H आपके पास यहाँ पे क्या है 20, तो H समेशन FI UI डिवाइड बाय समेशन FI। A आपके पास 50 है, H आपके पास 20 है, समेशन FI UI आपने 50 निकाला, डिवाइड बाय करोगे समेशन FI, वो आपके पास 100 है। तो मीन आपका निकलता है 53। अब ये तो हमारे पास क्या था, अर्थमेटिक मीन इसको बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है। ये जो हमारे पास अर्थमेटिक मीन होता है बेटा, इसकी कुछ हमारे पास लिमिटेशंस है, वो देखते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन, इट कैनॉट बी डिटरमाइंड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होगा, जैसे ब्यूटी है, ऑनेस्टी है, ठीक है, जेंडर है, जैसे जो भी हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा होता है उसके लिए हम मीन नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा चीज, इट गिव्स यू लॉफेबल कंक्लूजन्स। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये लॉफेबल कंक्लूजन्स देता है। ये ऐसे कंक्लूजन्स देता है कि इंसान को हंसी आ जाती है। जैसे मिसाल मैं बताऊंगा, मेरे पास लेट्स सपोज फिजिक्स के स्टूडेंट्स है लेट्स सपोज 50, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स है लेट्स सपोज 54, ठीक है, लेट्स सपोज मैथ्स के स्टूडेंट्स है लेट्स सपोज 86। मैं बताऊंगा लेट्स सपोज मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन। हो सकता है लेट्स सपोज आपको कभी कभार मीन पॉइंट्स में भी आएगा, लेट्स सपोज 50.5। दैट मीन्स मीन जो स्टूडेंट्स है जो आपके स्कूल में है, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप मीन निकालोगे, ठीक है, आपके पास लेट्स सपोज मीन निकालना है आपको, कभी कभार आपको स्टूडेंट्स का मीन निकलेगा पॉइंट्स में, तो क्या स्टूडेंट पॉइंट में होगा? इसका मतलब क्या है, 50.5 स्टूडेंट्स, 50 पॉइंट स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो 50 होगा या तो 51 होगा। स्टूडेंट को आधा कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो वहां पर आपका ये लिमिटेशन बन जाता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है। अब आपका अर्थमेटिक मीन जो है ये कब यूज करोगे, याद रखोगे अगर आपका डेटा जो है होमोजेनस है,
होमोजेनस डेटा वो होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लगभग सेम होती है। हेटेरोजेनस और जो होमोजेनस नहीं होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम नहीं होती है, उसको बोलते हैं हेटेरोजेनस। अब अगर आपके पास डेटा होमोजेनस है, आप एएम जो है यानी अर्थमेटिक मीन ये यूज कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपने हेटेरोजेनस डेटा पे अर्थमेटिक मीन निकाला, वो जो रिजल्ट होगा वो मिसलीडिंग होगा और वो एक्चुअली में रिप्रेजेंट डेटा को नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब हो सकता है इस पे एमसीक्यू एक बन सकता है कि बताइए आप जो अर्थमेटिक मीन है ये किस डेटा पे हम यूज कर सकते हैं, होमोजेनस पे, हेटेरोजेनस पे, या दोनों पे, या किसी पे भी नहीं। इसका आंसर आ जाएगा होमोजेनस। अच्छा, अब हमारे पास कुछ और भी मीन्स है, जैसे वेटेड अर्थमेटिक मीन है, या हमारे पास आता है दूसरा, उसको बोलते हैं कंबाइंड मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। सबसे पहला वेटेड। देखो बेटा क्या होता है, कभी कभार ऑब्जर्वेशंस में हम सब, देखो अर्थमेटिक मीन में जो भी हम ऑब्जर्वेशंस लेते थे, हम हर एक ऑब्जर्वेशन को इक्वली इंपॉर्टेंट समझते थे। मगर कभी कभार ऐसी भी सिचुएशंस होती है, आपको हर कोई ऑब्जर्वेशन इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मिसाल अगर हम घर में देखेंगे, घर में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है, जो मिसाल के तौर पर हमारे पास नमक की, सॉल्ट की जो इंपॉर्टेंस है, लेट सपोज साबुन, सोप की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है जो हमारे पास वाटर की इंपॉर्टेंस है। इसका मतलब इंपॉर्टेंस में वैरी, हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंस डिपेंड करेगा। ऑब्जर्वेशन जो आपने लिया होगा उसकी अगर इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होगी, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं उस वक्त पे, हम उस वक्त हर किसी ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, हम उस वक्त हर किसी ऑब्जर्वेशन को बेटा क्या काम करते हैं, एक अलग वेट देते हैं, ठीक है, एक अलग क्या देते हैं, हम वेट दे देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे मैंने लिखा है, तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस वी में अटैच अ वेट। वेट मतलब इंपॉर्टेंस, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है उसको उसके वेट से बताया जाता है, किस वेरिएबल, किस ऑब्जर्वेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो एक उसको एक वेट देते हैं हम। कोई आप समझ लीजिए उसको एक नंबर असाइन करते हैं, उससे में ये पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। तो लेट सपोज मैं आपको ऐसे समझाता हूं, लेट सपोज हमारे पास x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा इस डेटा का आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है। लेट सपोज इसके जो इस डेटा को जो वेट्स है, x1 का जो वेट है, यानी x1 कितना इंपॉर्टेंट है, x1 का वेट है w1, x2 का वेट है w2, x3 का वेट है w3, सो ऑन अप टू ऐसे ही इसी तरह इसका वेट है wn। तो अगर आपका इसका अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालना होगा, वो आएगा w1 x1 डिवाइडेड बाय w2 x2 प्लस सो ऑन अप टू wn xn डिवाइडेड बाय w1, सारे वेट्स का ऐड हो जाएगा। अब लेट सपोज अगर हम इसको समेशन में लिखना चाहे तो कैसा आएगा, तो समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n wi xi डिवाइडेड बाय समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n wi। अब इसके कुछ यूजेस है, जो हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन है, ये इसके कुछ क्या यूज है। देखो बेटा सबसे पहला जो यूज है इसका, ये जो अर्थमेटिक मीन है ये हमें लगता है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। हमें पढ़ना है जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वहां पे उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन सा अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं, वेटेड। हो सकता है ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सके, एमसीक्यू। इन कंपटीशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेथ एंड बर्थ रेट्स, अगर आपको डेथ एंड बर्थ रेट स्टैंडर्डाइज करने हैं, ठीक है, उनका स्टैंडर्डाइज वैल्यू निकालना है, उसके लिए भी आप क्या करते हो, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं इस अर्थमेटिक मीन पे, वेटेड अर्थमेटिक मीन पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्या बोलता है, द वेट्स असाइन्ड टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन एन एग्जामिनेशन और कंपोनेंट वेटेज मार्क्स कोड। ये आपके पास वहां से वेटेज दिए थे, थ्योरी के 4 वेटेज है, प्रैक्टिकल के 3 वेटेज है, असाइनमेंट के 1 है, प्रोजेक्ट के 2 है। अब एक स्टूडेंट ने मार्क्स लाए थ्योरी में 60, प्रैक्टिकल में मार्क्स लाए 80, असाइनमेंट में लाए 90, प्रोजेक्ट में लाए 75। आपको बताना है इसका वेटेड एवरेज स्कोर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इससे मल्टीप्लाई, देखो कैसे करना है, हम ये टेबल बनाएंगे, यहाँ पे xi लिखा, यहाँ पे इसकी वेटेज, इन दोनों का मल्टीप्लाई और ऐड भी किया इसका, वो आएगा 720, उसको डिवाइड भी क्या करेंगे समेशन wi से, तो वही आपका क्या होगा, मीन, उसको बोलते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। अब आगे चलते हैं, लास्ट मीन जो हमारे पास है उसको बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ये लास्ट मीन होगा हमारे पास, उसके बाद हम आज पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। तो अब क्या बोलता है, लेट सपोज अगर अब हम मीन्स का भी अगर मीन निकालना होगा, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन्स का भी मीन, यानी अगर आपके पास x1 बार और x2 बार, ये दो ग्रुप्स का, लेट सपोज ये ग्रुप 1 है, लेट सपोज ये ग्रुप 2 है,
इस ग्रुप 2 का मीन ये है, ग्रुप 1 का मीन ये है। अब अगर आपको दोनों ग्रुप्स का इकट्ठे में मीन निकालना होगा तो पता है वो कैसे आ जाएगा, वो आ जाएगा, लेट अस सपोज इस ग्रुप 1 में n1 एलिमेंट्स थे, इस ग्रुप 2 में n2 एलिमेंट्स थे, पता है वो कैसे फिर मीन आ जाएगा, इसको बोलते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। अगेन बोल रहा हूं, अगर हमारे पास एक ग्रुप G1 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n1, ये ग्रुप 2 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n2, लेट सपोज G1 का जो मीन है वो x1 है, x1 बार, G2 का जो मीन है ग्रुप 2 का उसका x2। अगर आपको दोनों ग्रुप्स का इकट्ठे में आप मीन निकालना है, उसको बोलते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। वो किसके बराबर होता है, x12, वो आ जाएगा आपका बराबर n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इस मीन को हम बोलते हैं कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक एग्जांपल देखते हैं, ए क्लास कंसिस्ट्स ऑफ 4 बॉयज, यहाँ पे 4 बॉयज है और 3 गर्ल्स है। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बॉयज एंड गर्ल्स आर, बॉयज के देकर है 20, यानी आप समझ लीजिए कि ये जो 4 बॉयज है ना, इसका जो एवरेज है ना वो 20 है, और ये जो 3 गर्ल्स है ना इसका एवरेज है 30। आपको निकालना है एवरेज टोटल में क्या होगा, यानी कंबाइंड एवरेज, वो क्या आएगा 4 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बता दिया। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये आएगा 170 बाई 7 और वो आएगा 24.3। तो ये इसका आंसर बन गया। क्लियर है। अब आते हैं हम टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन। अब ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक भी है, आसान है बिल्कुल समझने की, ये बिल्कुल आसान है। सर मीडियन क्या होता है? मीडियन आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर आपके पास कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स सपोज कोई भी वैल्यूज है, अब अगर आपने इसको क्या किया, या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, फिर जो आपके पास मिडिल वैल्यू होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, फिर जो आपके पास बीच वाला वैल्यू होगा, लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लेट्स सपोज x1 x2 x3 सो ऑन अप टू xn, इनको मगर लिखा या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो लिखा आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये जरूरी है, किसी ना किसी ऑर्डर में लिखना जरूरी है। फिर जो आपके पास मिडिल वैल्यू आ जाएगा, मिडिल वैल्यू, उसी को बोलते हैं मीडियन। या हम ऐसे कह सकते हैं, मान लेते हैं अगर इसका मीडियन आ जाएगा, मिसाल ये x लेट्स सपोज i मीडियन है, ठीक है। मीडियन ऐसे भी कह सकते हैं, मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अबोव इट, जितने भी इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस होंगे और जितने भी इसके नीचे ऑब्जर्वेशंस होंगे दोनों इक्वल होंगे, यानी ये बीच वाला वैल्यू है, ये आपका बीच वाला वैल्यू है बेटा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो मीडियन, ठीक है। अब जैसे हमने मीन निकाला था अनग्रुप्ड डेटा के लिए और ग्रुप डेटा के लिए, इसी तरह आपका मीडियन होगा अनग्रुप्ड और ग्रुप डेटा के लिए। सबसे पहले आपका मीडियन निकालेंगे हम अनग्रुप्ड, या उसको बोलते हैं रॉ डेटा। तो बेटा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला आपको दिखाई है, क्या है, अगर आपके पास n, पहले आपको डेटा क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है। उसके बाद अगर आपका n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपका आ जाएगा ऑड, फिर आपका मीडियन आता है n+1/2 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और अगर आपका n आ जाएगा इवन, फिर आपको आ जाएगा n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 का ऑब्जर्वेशन, उन दोनों का एवरेज, यानी उस n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑफ 9 स्टूडेंट्स। ये 9 स्टूडेंट्स है। तो सबसे पहले हम इन स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर। अब स्टूडेंट्स कितने हैं, 9। तो मीडियन क्या होगा, मैंने आपको अभी बोला 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, वो आएगा 9 + 1 आएगा 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5th ऑब्जर्वेशन। तो 5th ऑब्जर्वेशन कौन है, ये आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। तो आपका मीडियन आ जाएगा 32। अब देखो, अभी मैंने आपको बोला था मीडियन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल अबोव विच द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड बिलो विच द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल। अब बताओ 32 के ऊपर कितने ऑब्जर्वेशंस है, 4। 32 के नीचे कितने ऑब्जर्वेशंस है, 4। तो इन दोनों के जो ऊपर वाले और नीचे वाले मतलब ये है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वो क्या है, इक्वल होने चाहिए। एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा इससे। अब अगर लेट्स सपोज आपका होगा इवन, तब कैसे करना है, ठीक है, हो सकता है कभी कभार आपको इवन भी हो, तो तब क्या करना है आपको बेटा, मैं दिखा देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास ये डेटा है 20 25 17, ऐसे ही आपके पास ये सारा। सबसे पहला होगा आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो जब आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यहाँ पे n क्या है, 10। मैंने आपको बोला है मीडियन जो होता है ये तब होता है अगर इवन होगा, n/2 मैंने आपको अभी बोला, मैं यहाँ पे लिखता हूँ n/2 ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन जो है,
डिवाइडेड बाई 2. व्हाट इज n बाई 2? n बाई 2 आएगा 10 बाई 2. व्हाट इज n बाई 2 प्लस 1? 10 बाई 2 प्लस 1. दैट मीन्स ये आएगा फिफ्थ, ये आएगा सिक्स्थ. व्हाट इज फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन? दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये बनेगा 15, ये बनेगा 17. तो 15 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 2, अगर आप देखोगे वो मेरे हिसाब से 16 आ जाएगा. 15 और 17 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा 16. तो आपका मीडियन क्या बन गया? 16 आपका मीडियन बन गया. अब इसके बाद हो सकता है आपका जो डेटा होगा वो डिस्क्रीट में देकर होगा. अब ग्रुप डेटा होगा, लेकिन कौन सा वाला ग्रुप होगा? अगर डिस्क्रीट में देकर होगा. फिर सर हमको कैसे करना है? हाँ बेटा देख लो. आप क्या करोगे काम? सबसे पहले आप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ढूंढोगे. यहां पे आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ढूंढनी है, लेकिन कौन सी वाली? लेस देन टाइप. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप ढूंढोगे लेस देन टाइप. अब मैंने आपको समझाया है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं, अभी और समझा देता हूं, अभी जो एग्जांपल आएगी. फिर उसके बाद n+1 डिवाइडेड बाई 2 ढूंढ लो. n आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है. फिर आइडेंटिफाई कर लो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी ऐसी है जो इस n/2 से जस्ट बड़ी है. जस्ट बड़ी है, अभी मैं बता देता हूं. फिर उस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर जो x का वैल्यू होगा वही आपका मीडियन होगा. मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा. थोड़ा एग्जांपल से सीधे देख लेते हैं. मिसाल के तौर पर ये हमारे पास वेट्स है स्टूडेंट के, हमें निकालना है मीडियन वेट क्या होगा. देखिए बेटा हमारे पास x है, x देकर है 10 20, इसकी फ्रीक्वेंसी भी देकर है. ठीक है, तो देखिए ये x है 10 20 30 40 50 60 70. मैंने क्या बोला? आप इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालिए. कैसे निकालना है? लेस देन टाइप निकालना है. ये आपका लेस देन टाइप है. लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है? सबसे पहले 4, फिर 4 प्लस 7 करो, वो क्या आएगा? 11. अब 11 को करो बेटा ये प्लस 12, वो आएगा 23. 23 को करो 15 ऐड, वो आएगा 38. 38 को करो ऐड बेटा 13, वो आएगा. इसी तरह ये सारा कैलकुलेट करना है. आप देखो, अब मुझे बताओ आप यहाँ पे n क्या है? अगर आप देखोगे इन सारों को आप ऐड करोगे, मैं थोड़ा नीचे इसको लूंगा. यहाँ पे n जो है बेटा वो 60 है. तो क्या है बेटा? n 60 है. मैंने क्या बोला आपको? n+1 डिवाइडेड बाई 2 कैलकुलेट करो. वो क्या आएगा? वो आएगा 60 + 1 आएगा 61 डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 30.5. अब मुझे बताओ आप कौन सा वाली फ्रीक्वेंसी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इससे जस्ट बड़ी है. देखो इससे जो बड़ा है ना क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मगर इसके जस्ट बड़ा कौन है? जस्ट बड़ा 38 है. अब 38 के कॉरस्पॉन्डिंग में x का वैल्यू क्या है? 40. तो इसका मीडियन होगा 40. आई होप कि ये क्लियर हो. ठीक है, समझ आ गया. अब लास्ट वाला है हमारे पास, उसको बोलते हैं मीडियन फॉर कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा. उसके बाद हम मोड के लिए अलग एक लेक्चर लाएंगे. तो फिलहाल हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास, अगर लेट सपोज बेटा होगा हमारे पास कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, हो सकता है कभी कभार कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा भी हो, तो सर फिर उस वक्त कैसे हमको निकालना है? देखिए अच्छे से देख लेना. देखिए इसमें क्या स्टेप्स है. स्टेप नंबर 1 इसमें है आपको n/2 ढूंढना है. ठीक है, उसके बाद आपको देखना है n/2 से जस्ट किसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है. उस क्लास, जो आपका क्लास निकलेगा उसको बोलते हैं मीडियन क्लास. मैं आपको एग्जांपल से अभी समझाऊंगा. ठीक है, तो आपको देखना है पहले n/2 निकालना है, फिर n/2 से जस्ट थोड़ा बड़ा किसकी फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. उस जो क्लास आ जाएगा उस क्लास को बोलेंगे हम मीडियन क्लास. फिर जब आपको मीडियन क्लास निकल गया, फिर आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. क्या फॉर्मूला है? मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस cf डिवाइडेड बाय f इंटू h, वेयर दिस l इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास. n तो आपको पता ही है, h आपका आता है क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास. उस मीडियन क्लास का साइज, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास मीडियन क्लास है, लेट सपोज ये आपका निकल गया मीडियन क्लास. मान लेते हैं बेटा आपके पास मीडियन क्लास निकला 30 to 40, तो इसमें l क्या होगा? l आपका होगा 30. h क्या होगा? सॉरी हाँ, h होगा यहाँ पे साइज आएगा 40 माइनस 30, वो आएगा 10. इसी तरह अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास से पहले वाली क्लास से, ये वाला क्लास है, इससे पहले वाले क्लास की क्या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, और f हो गया इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी. अभी मैं एग्जांपल से आपको ये समझा देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए. जैसे मेरे पास ये डेटा है, ये क्लास देकर है और ये फ्रीक्वेंसी. अब यहाँ पे कंटिन्यूस, यहाँ पे क्लासेस देकर है. तो मैंने आपको बोला सबसे पहला स्टेप क्या होगा? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट कीजिए. तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है. तो चलिए देख लेते हैं मैंने कैसे कैलकुलेट किया है. ओके, तो ये देख लीजिए आप, मैंने क्या किया है काम, मैंने इसको कैलकुलेट किया है. तो क्लासेस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज. मैंने उसके बाद बोला आप n को कैलकुलेट करो, इस फ्रीक्वेंसीज को ऐड करो तो आपको n मिल जाएगा. वो आएगा आपका 14n/2, वो आएगा 24.5.
अब आपको देखना है 24.5 से बड़ा किसकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जस्ट वो आएगा 26। इसका मतलब जो आपके पास ये 15 to 20 है, ये आपका क्या बन गया, मीडियन क्लास। ये आपका बन गया मीडियन क्लास। फिर बताओ आपका L क्या होगा, फिर 15, फिर आपका H क्या होगा, 20 माइनस 15 वो आएगा 5। अब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी होती है इसी क्लास की, वो है 15। अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस क्लास के लिए नहीं आती है, जो इससे पहले वाला क्लास है उसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो क्या है 11, तो इसकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 11। फिर आपको फॉर्मूला लगानी है, जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताई, देखिए। अब मीडियन क्लास यहाँ पे निकला 15 to 20, सारा जो हमने L लिया था 15, L यहाँ पे 15, 15 5 15 11, देखिए 15 5 15 11। फिर उसको फॉर्मूला में यूज किया, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। L 15 है, n/2 हमने ऊपर निकाला, अभी n/2 निकला 24.5 माइनस 11 आपका CF है डिवाइडेड बाई F आपका 15 है, मल्टीप्लाइड बाई करोगे H दैट इज 5। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारा मीडियन क्या आया, हमारा मीडियन आया 19.5। अब मीडियन के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा मोड, उस पर लास्ट हमारा लेक्चर होगा, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे वो। चलिए, सबसे पहला जो हमारे पास मेरिट होता है मीडियन का, ये इजी टू कंप्यूट है। ये आपने देखा कि ये इजीली निकल सकता है और अंडरस्टैंड भी अच्छे से होता है, ठीक है। इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। जब मैंने आपको पढ़ाया था ओगाइव्स, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर बेटा ये मान लेते हैं ये आपके पास लेस देन ओगाइव है, ये आपके पास ग्रेटर देन, मैंने बोला था जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर क्या वैल्यू होगा, इधर यही आपका मीडियन होगा, ये मैंने आपको बोला था। तो इसका मतलब मीडियन को ग्राफिकली निकाल सकते हैं, मगर जो मीन होता था, जो हमने इससे पहले पढ़ा अर्थमेटिक मीन, उसको ग्राफिकली निकाल नहीं सकते हैं। जो हमारे पास मोड होता है ना, उसको भी ये याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। खाली आपके पास मीन ही ऐसा एक सेंट्रल टेंडेंसी होता है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट या ग्राफिकली निकाल नहीं सकते, बाकी मोड और मीडियन को दोनों को निकाल सकते हो। अब दूसरा चीज, इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद ओपोनेंट क्लास। अगर आपके पास कोई ओपोनेंट क्लास वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पर भी आप इसको मीडियन को निकाल सकते हो। इट इज प्रॉपर एवरेज फॉर क्वालिटेटिव डेटा। जैसे इससे पहले हमने देखा मीन का, मीन क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जो अर्थमेटिक मीन था वो क्वालिटेटिव डेटा का मीन नहीं निकाल पाता था, लेकिन मीडियन निकाल पाएगा। डीमेरिट्स क्या है, देखो आपको सबसे पहले आपको डीमेरिट है कि मीडियन निकालने के लिए मैंने आपको बोला कि डेटा को या तो आपको असेंडिंग में रखना है या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ये तो डीमेरिट हो गया। अब दूसरा चीज, हमने बोला कि मीन हमारे पास डिपेंड होता था, मतलब बेस होता था सारे ऑब्जर्वेशंस को मद्देनजर रखते हुए हम निकालते थे, मगर मीडियन हम खाली मीडियन क्लास को मद्देनजर रखते हुए निकालते हैं। इसका मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इसकी खामी है। इट कैनॉट बी गिवन फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। हम मीडियन को और आगे एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इट्स नॉट एक्यूरेट व्हेन डेटा इज नॉट लार्ज। अगर डेटा छोटा होगा तब जो हमारे पास मीडियन निकलता है वो उतना एक्यूरेट नहीं होता है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो ये हमारे पास मीडियन मैंने आपको दिखा दिया कि मीडियन कैसे कैसे निकालते हैं। मैंने आपको हर कोई चीज़ बोला, जो भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, एवरी इंफॉर्मेशन मैं आपको तक पहुंचाई। अब आप तक है, आप कितनी प्रैक्टिस करोगे। और आपको मेरी चैनल पे आपको MCQs मिल जाएंगे, वो आप कीजिए। मेरी चैनल का नाम है ER मोमिन मजीद। अगर किसी को ये PDF भी चाहिए, ठीक है, ER मोमिन मजीद आप सर्च कीजिए यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे भी, ठीक है, और वहां पे आपको मटेरियल ये सारा प्रोवाइड कर सकता हूं। और अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि सर हम कौन सी बुक पढ़े स्टैटिस्टिक्स के लिए, तो मैं हर किसी को बोलता हूं स्टैटिस्टिक्स के लिए जो बेस्ट मटेरियल है, सबसे पहले अगर नोट मेरे आप देखोगे, मैंने बहुत सारे मटेरियल्स को कंपाइल करके ये नोट्स बनाए हैं जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मैं कह सकता हूं दावा के साथ कि इसमें हर कोई इंफॉर्मेशन है। मैंने ओहरी का यूज किया है, मैंने तमिलनाडु का यूज किया है, मैंने RD शर्मा का यूज किया है, मैंने और भी कुछ मटेरियल्स का यूज किया है, जिससे मैंने ये सारा मटेरियल कंपाइल किया है। उससे आपको आसानी होगी। मेरा मटेरियल अगर आप पढ़ोगे, आपको एक सारा इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलेगी। अब अगर आप खुद कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा तमिलनाडु की जो बोर्ड की बुक्स है वो आप पढ़ लीजिए। वो कहाँ मिलेगी आपको, मैं PDF अपने टेलीग्राम पे आपको भेज सकता हूँ, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। तो अगर आपने वीडियो आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया तो आप इसको लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले,
और मेरी चैनल जो है ER मोमिन मजीद, वहाँ पे भी आपका अपना सपोर्ट दिखाइए। और वहाँ पे मैं MCQs भी आपके लिए कंटिन्यू, आपको पता होगा वहाँ पे MCQs चल रहे हैं मैथमेटिक्स के भी और स्टैटिस्टिक्स के भी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम को भी, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कीजिए। आप हम MCQ डिस्कशन भी वहाँ पे कर लेते हैं। और चलिए हम अगले लेक्चर में अपने मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।